अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 की। क्या क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा और इसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल होंगी एज अ स्टूडेंट। सो रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ना वो काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। अभी तक 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल चुकी हुई है और रशिया के अंदर वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, जर्नलिज़म की हो, चाहे वो किसी किस्म की मेडिकल की भी फ़ील्ड हो। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेडिकल से रिलेटेड इनके पास कौन-कौन से ऑप्शन हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल गाइडलाइन दे दूँ, जिसके अंदर मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर बता दूँ। अब जिस तरीके से इस साल भी रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है, तो आप सिंपल रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम गूगल पर जाके लिखें, उनकी वेबसाइट पे जाएँ और आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आपने यहाँ पर आके करना क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसके लिए आप रशिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी आप गूगल से लिस्ट निकालें, उसके अंदर जाके उनकी हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करें और वहाँ पर चेक करें कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो, मास्टर्स के लिए हो, पीएचडी वगैरह के लिए हो, तो वो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है, तो वो रशियन लैंग्वेज में कर रही है या वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रही है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो इंग्लिश के लैंग्वेज का मेन प्रोग्राम जो है ना वो सेलेक्ट करें बजाय कि रशियन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि रशियन लैंग्वेज थोड़ी-सी बहुत, बल्कि थोड़ी-सी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर आया था तो फिर मैंने पहले साल रशियन लैंग्वेज तो सीखी थी, लेकिन वो रशियन लैंग्वेज वो कन्वर्सेशनल थी, मतलब मैं बातचीत के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज है जो कि आपके मेन प्रोग्राम की है, वो काफ़ी मुश्किल है। सो पहली चीज़ तो आपने ये ख़्याल रखना है जब भी आपने यूनिवर्सिटी को कोर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आपने वंस अपनी यूनिवर्सिटी को कोर्स को सेलेक्ट कर लिया, आपने फिर ओपन डोर्स की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके चेक करना है उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का जो लिंक्स वगैरह होंगे, नीचे यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे होंगे, आपने जाके वो चेक करनी कि यूनिवर्सिटी वो वाली उधर है या नहीं है और उधर वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है स्कॉलरशिप के अंदर कि नहीं कर रही। वहाँ पर जाके आपने देखना है, जब आपको पता लग जाए कि अच्छा ये ऑफ़र कर रही है और मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। अपनी जो लास्ट डिग्री है आपने उसकी डिटेल्स अटैच करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर्स की जो है ना वो डिग्री अटैच करेंगे। आपको मैट्रिक की, इंटर की ज़रूरत नहीं है अटैच करने की, ना ही अटेस्ट करवाने की ज़रूरत है लेटर ऑन। सो ये चीज़ आपने ख़्याल रखनी है। वंस आप अपने आप को रजिस्टर वगैरह कर लें, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई हमारी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं या हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा? देखें, बात ये है कि आप ये जो मामलात हैं ना, ये आप ओपन डोर्स की जो ईमेल है वेबसाइट पे पड़ी होगी, आप ये उनको भेजें, वो आपको टेक्निकली गाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 साल बाद आप जीत जाते हो स्कॉलरशिप, ठीक है? और आप तब तक जो है ना वो आपकी डिग्री भी आपके हाथ में आ जाती है। अभी आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप पहले साल लैंग्वेज कोर्स कर लो। लैंग्वेज कोर्स में तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं ना होगी। तो जैसे ही लैंग्वेज कोर्स खत्म होगा, तो उसके बाद आपकी मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा उससे अगले साल। तो तब तक आपके पास डिग्री हाथ में होगी, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये चीज़ ओपन डोर्स वालों से डिस्कस करें कि यार मैंने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप पर अभी, लेकिन मेरी डिग्री जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगले साल आ रही है फरवरी में। ठीक है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि पहले साल मैंने लैंग्वेज कोर्स सीखना है, तो पहले साल तो आपको वैसे भी डिग्री नहीं चाहिए होगी, वो तो आपको अगले साल चाहिए होगी। ताकि मेरा जो है ना वो डिग्री का मसला ना हो, तो ये चीज़ जो है ना वो आपने ओपन डोर्स वालों से पूछ लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट, आपने डिग्री अपनी वगैरह मेंशन कर दी, आपने अपना वहाँ पर अकाउंट बना लिया, आपका एक सिंपल सा छोटा-सा टेस्ट होगा चेक करने के लिए कि यार ये बंदा इतना एलिजिबल भी है कि नहीं है। छोटा-सा नॉर्मल सा एक टेस्ट होगा, आप गूगल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके अंदर, 2-3 इसके पार्ट्स होंगे। पीएचडी वालों के मेरे ख़्याल 3 स्टेजेज़ हैं और बैचलर्स और मास्टर वालों की 2 स्टेजेज़ हैं। पहली स्टेज के अंदर आपका एक एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरी स्टेज में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपने लैपटॉप यूज़ करना है, आपका कैमरा वगैरह, माइक शाइक ऑन होगा। तो मेक श्योर करना है कि आपके पास ऐसा लैपटॉप हो जिसका माइक और कैमरा वर्क करता हो, ताकि किसी किस्म का जो है ना वो मसला वगैरह ना हो टेस्ट के लिए। वो बाकी लोग अब वो कहते हैं कि टेस्ट का पैटर्न वगैरह क्या होगा, वो भी उन्होंने वेबसाइट वगैरह पे मेंशन किया हुआ सब्जेक्ट्स वगैरह के हिसाब से, वहाँ पर आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी के अंदर से जो है ना ये टेस्ट वगैरह आएगा, तो आप ईज़िली पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा था जर्नलिज़्म से रिलेटेड, सो आई नो कि जर्नलिज़्म से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल्दो बाज़-कत होता ये है कि आपने एक फ़ील्ड सेलेक्ट की, लेकिन उस फ़ील्ड के अंदर बहुत सी सब फ़ील्ड्स आ रही होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, तो फिर वो क्या किया जा सकता है उसका?
जितना कोशिश हो सकती है उसमें हम अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट स्टेज के जो नंबर होते हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर से लगते हैं। यानी कि आपने सर्टिफ़िकेट्स वगैरह जब आपने रजिस्ट्रेशन की होती है ना, तब आपने सर्टिफ़िकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगानी होती हैं। मेरी अगर बात की जाए, मेरा पीएचडी का था और पीएचडी के अंदर कंपटीशन उस तरह नहीं था जिस तरह बैचलर्स में या मास्टर में होता, तो फिर भी मैंने उसमें तकरीबन 20 से 25 सर्टिफ़िकेट्स लगाए थे। सर्टिफ़िकेट्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँगे, मोटिवेशन लेटर आपने लगाना है वहाँ पर। अब मोटिवेशन लेटर से मुतल्लिक भी सवाल हैं और सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड भी सवाल हैं। मोटिवेशन लेटर आप किसी भी अच्छे बंदे से लिखवा सकते हैं जिसको अच्छी इंग्लिश आती हो या इस तरह के मामलात वो कर चुका हो, या आप चैट जीपीटी से या जेमिनी वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से देख के खुद मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। मोटिवेशन लेटर में असल में आपने लिखना यही होता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं और मैं ये आगे करना चाह रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा और मैं रशियन कल्चर को भी पसंद करता हूँ और यहाँ पर आके पढ़ना चाह रहा हूँ। सो ये कुछ कहानी डाल के आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं। उसके अलावा जो सर्टिफिकेशंस की बात है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाए जाएँ, सर्टिफ़िकेट्स के अंदर जो है ना, वो आप जितने मर्ज़ी सर्टिफ़िकेट्स लगा लें, जौन-सी मर्ज़ी फ़ील्ड के लगा लें। आई वुड हाइली रिकमेंड कि अगर आप कोई लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट कर लेते हैं, रशियन लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट, वो बहुत बेहतर होगा क्योंकि उनको आइडिया होगा कि अच्छा इसको तो रशियन लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, इसने सीखी हुई है, तो व्हाई नॉट कि इसको हम प्रायोरिटी दें कंपेयर टू दैट पर्सन जिसको बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, रशिया के अंदर सबसे बड़ा जो इश्यू है वो लैंग्वेज बैरियर है, बाकी हर चीज़, हर फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। हर किस्म की आपको ज एज़ लाइक यूरोप मिलेगी आपको फैसिलिटीज़। सर्टिफ़िकेट्स की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि जब आप पहले पोर्टफोलियो के अंदर सर्टिफ़िकेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो तकरीबन आपके 100 में से नंबर आएँगे, किसी के 90 आ जाएँगे, किसी के 70 आ जाएँगे, 60 आ जाएँगे, ठीक है। पहली स्टेज में अगर आपके सर्टिफ़िकेट्स की वजह से अच्छे नंबर आ जाते हैं और सेकंड स्टेज में जिसमें आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट होना था, अगर उसमें आपके कम भी नंबर आ जाते हैं तो दोनों स्टेजेस के नंबर मिला के फिर आपका मेरिट बनता है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद देगी, इसलिए बार-बार मैं ज़ोर देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सर्टिफ़िकेट कर लें, जो उनसे मर्ज़ी कर लें, छोटे-मोटे कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्टिफ़िकेट हो जाएँ, कोई आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड सर्टिफ़िकेट हो जाएँ, इट इट डज़न्ट डिपेंड। आप बेसिक सर्टिफ़िकेट लगाने का मकसद ये है कि आपने उनको बताना है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात की जाए तो मैं मीडिया कम्युनिकेशन के साथ-साथ जर्नलिज़्म और मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो मेरे पास कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड देन मार्केटिंग और ये मेटा, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, इन बड़े-बड़े इदारों से मेरे पास सर्टिफ़िकेशंस है मेरे पास। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशंस ही की हुई हैं, बल्कि मुझे अ, हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी है, मुझे नॉलेज भी है इन चीज़ों का। ये नहीं है कि मैंने बस सर्टिफ़िकेट के लिए वो ली हैं। तो आपके पास भी अगर सर्टिफ़िकेशंस होंगी इस तरह, तो वो आपको प्रायोरिटी दे सकेंगे। अब इसके अंदर एक ये सवाल है कि सर्टिफ़िकेट्स अब लें कहाँ से? भई इतने सर्टिफ़िकेट्स कहाँ से लेके आएँ? भाई लिंक्डइन क्या प्रीमियम वर्ज़न मिलता है, लोग बेचते हैं, वो आप वो ले लें, मेरे ख़्याल 5-7 हज़ार का मिलता है 6 महीने का, वो आप उसमें लें, उसमें आपको ढेरों कोर्सेज़ मिल जाएँगे। फिर कोर्सेरा नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। गूगल की जो स्किल शॉप है, वहाँ से गूगल से रिलेटेड मिल जाएँगे आपको। मेटा की है, अब मैं नहीं कह रहा कि आप मेटा, गूगल वगैरह करें, आप अपनी फ़ील्ड से देखें। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्टिफ़िकेशंस लें। कम्युनिकेशन से रिलेटेड लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा आपको सर्टिफ़िकेशन मिल जाएगी। छोटी-मोटी आप सर्टिफ़िकेशन इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की सर्टिफ़िकेशन ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। लाज़मी नहीं कि आपने किसी इदारे में एनरोल होके सर्टिफ़िकेट लेना है, आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी और आपको कोर्सेरा पर और ये बाकी जगहों पर आपको रशियन लैंग्वेज के कोर्सेज़ तक मिल जाएँगे। आप वहाँ से वो भी उसकी भी सर्टिफ़िकेशंस ले सकते हैं। आप स्टार्ट कर दें अभी से, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने में, तो अगर तो आप वो कवर अप कर सकते हैं इतनी सर्टिफ़िकेशन लेके, तो फिर दैट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि अगर यहाँ पर जान मारेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आपके सिक्योर हो सकता है सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज हमने सर्टिफिकेट लगा दी, हमने एमसीक्यूज़ का टेस्ट दे दिया। सेकंड स्टेज के अंदर हमारा जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ। इसके बाद आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट बन जाएगा तकरीबन दिसंबर से पहले-पहले, दिसंबर 10 तक, दिसंबर से पहले-पहले ये रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाती हैं। फिर वो आपके पोर्टल जो आपने बनाया था उस पर आपकी टेस्ट की डेट आ जाती है कि कौन, अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे अप्लाई किया तो वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के फिर मुख्तलिफ डेट्स पे टेस्ट होंगे और वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ एक ही फ़ील्ड में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 फ़ील्ड्स के अंदर अप्लाई करूँ, तो मैं सब में अप्लाई करूँगा तो मेरे सब के टेस्ट होंगे, ठीक है? ये चीज़ आपने देख लेनी है। फरवरी में, मार्च में जाके आपका रिज़ल्ट फाइनल आ जाता है, बैचलर्स और मास्टर और पीएचडी वगैरह का नाम लिस्ट आ जाती है कि अच्छा आपका जो है ना वो नाम आ गया, आप प्राइज़ विनर हो और विनर हो। अब यहाँ पर ये इन्होंने अजीब-सी एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि विनर और प्राइज़ विनर, जब मैं भी था तब भी ऐसा कुछ था सिस्टम, विनर और प्राइज़ विनर और रन अप इस तरह का, लेकिन मिली स्कॉलरशिप सबको ही थी। अब इसके अंदर किनको नहीं मिलती ये डिपेंड करता है कि जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होती है ना, उसका
क्राइटेरिया क्या है। अगर तो उसका क्राइटेरिया पे आप मेट कर रहे हैं, फिर तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, या उसके पास अगर कोटा पड़ा हुआ है, सीटें पड़ी हुई हैं। अगर तो वहाँ पर सीटें नहीं हैं या आप उनके क्राइटेरिया पर मेट नहीं कर रहे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी मॉस्को में, दूसरी कज़ान में, पीटरबर्ग में, इतनबुर्ग में, या किसी और सिटी के अंदर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो अगर आपकी पहली यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला नहीं होता, तो दूसरी में वो भेज देते हैं, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में। अगर सब में नहीं होता, तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस वो जो मिनिस्ट्री है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी असाइन कर देती है, ठीक है? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने अपनी सेलेक्ट की थी, तो मेरा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन बाद में मेरा क्योंकि पीएचडी थी, तो वो सुपरवाइज़र पे आके ना मेरे वो मामलात थोड़े से यूनिवर्सिटी की तरफ से हो गए कि सुपरवाइज़र की वो फ़ील्ड ऑफ रिसर्च नहीं थी जो मैं करना चाह रहा था। यूनिवर्सिटी ने तो मुझे एडमिशन देने के लिए हामी भर ली थी, लेकिन वो सुपरवाइज़र की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी, मेरी मिनिस्ट्री ने खुद ब खुद ही चेंज करके मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जहाँ का मुझे पता भी नहीं था। तो ये भी हो सकता है आप पे, अगर आपकी आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो आपने जो सेलेक्ट किया उसमें आपका कोटा ना आए। अच्छा, यूनिवर्सिटी का तो ये मामलात हो गए, लिस्ट लग गई, आ गया। अब आती है बारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। आपने वैसे बाय द टाइम आपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर रखने हैं, आपने पासपोर्ट, आपने अपनी मेडिकल किसी सरकारी हॉस्पिटल से जाके करवा लेना, और वो 6 महीने से पुराना ना हो। उसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट, वो भी पुराना ना हो 6 महीने से ज़्यादा। उसके अलावा पासपोर्ट की पूरी 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 तो नहीं, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत पड़े आपको, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। आपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, नोटराइज़ेशन करवानी है किसी ऐसे बंदे से जो कि नोटराइज़ेशन और ट्रांसलेशन करता है, जिसको पता हो कि रशियन लैंग्वेज है क्या। किसी वकील से जाके नहीं करवाने, क्योंकि अगर आप खुद भी करने बैठेंगे, तो उसके अंदर अगर कोई मसले मसाइल आ जाएँगे, आपको रशियन ज़ुबान तो आती नहीं, तो फिर आपका मामला ख़राब होगा। जिस तरह मेरा था, मैंने अपना जो ट्रांसलेशन है वो खुद ही की थी, हालाँकि मुझे नहीं पता था। तो मेरा जो सैफुल्लाह तारिक बट नाम है, तो वो बट की बजाय जो है ना, वो BUTT बनता है ना, बट जो कास्ट है हमारी, वो इंग्लिश में तो बुट ही बनता है, और लेकिन हम उसको बट पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन तो वो रशियन में जब मैंने ट्रांसलेट किया ना, तो वो इंग्लिश वाला बुट ही हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे जो मेरा फैमिली नेम है ना, वो बुट है, बट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी मैं मामलात होते हैं, तो वो कहते हैं बुट, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो ये मैंने गलती की थी, आपने ये काम नहीं करना। जूट 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 और पता नहीं कौन-कौन, जट की बजाय जूट बना दें आप, और पता नहीं क्या-क्या कर दें। तो बेहतर है कि आप जो है ना, वो किसी ट्रांसलेटर से राब्ता करें। लाहौर के अंदर एक ट्रांसलेट करता है बंदा, मैंने स्टूडेंट्स को उसका नंबर दिया था। पिछले साल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया था, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको जो है ना, वो कुछ 10 से ज़्यादा बच्चों को वीज़ा नंबर अभी तो काफ़ियों को मिल भी गए हैं। तो वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब बिल्कुल फ्री, कोई कंसल्टेशन के कोई चार्जेस आपने देने भी नहीं है किसी को। एजेंट्स वगैरह को भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका काम है टेस्ट में अप्लाई करना, और खुद जो है ना, वो सारे मामलात देखना। ईच एंड एवरीथिंग मैं बता चुका हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैंने वीडियोस बनाई है कि रजिस्टर कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ये जो वीडियो है, इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो बंदा नया है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर रील को स्क्रॉल करे। अच्छा, जब आपका नाम आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी आप फिर आपसे राब्ता करती है, वो ईमेल वगैरह वहाँ पर मेंशन होता है, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया होता है, उस पे आपको वो यूनिवर्सिटी ईमेल वगैरह कर देती है कि भई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें। ओपन डोर्स वाली जो है ना, वो आपको कनेक्ट करवा देते हैं यूनिवर्सिटी के साथ भी, यूनिवर्सिटी को आप डॉक्यूमेंट भेजते हो। एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से भी आपको ईमेल आती है, आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजने होते हैं, जो उन्होंने मेंशन किए होंगे। पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, पासपोर्ट की तस्वीर, अपनी कोई तस्वीरें, फॉर्म देंगे वो एक फ़िल करने के लिए। फॉर्म के अंदर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को दोबारा से मेंशन करना, उसके अंदर मेंशन करना है आपको वीज़ा चाहिए, आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें आपने सारी मेंशन करनी है। आपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि आपने लास्ट डिग्री क्या की है, क्या वो फॉर्म के अंदर सब चीज़ें मेंशन होंगी। उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर है या इंस्टाग्राम पर मैंने हर चीज़ बनाई हुई है। लेकिन जब बाय द टाइम जब आप इन प्रोसेस से गुजरेंगे ना, तो फॉर्म फिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट करें, अगर रशियन लैंग्वेज में है, ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आपके सामने जो है ना, वो फॉर्म पता लग जाएगा कि फॉर्म में सिंपल सिंपल चीज़ें हैं कि क्या करना है। ऑल्दो मैंने इस पे बनाई हुई है वीडियो, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आप वो जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे, फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म शॉर्म पे आपने लाजमी तौर पर वीज़े को टिक करना है। आपने अपने जो है ना, वो अकोमोडेशन वगैरह को टिक करना है कि मुझे चाहिए अकोमोडेशन। उसके बाद एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ आपको आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एजुकेशनल मिनिस्ट्री आपको एक पोर्टल देगी, पोर्टल पे आपका एक कोटा नंबर होगा, पाक एंड देन द नंबर।
वो नंबर जो है ना वो आपके साथ-साथ ही रहेगा, आपका ईमेल वही यूज़ होगा जिस पे आपने जो है ना ओपन डोर्स पे अकाउंट वगैरह बनाया होगा। और वो तकरीबन 7-8 महीने, 5 महीने चलता रहेगा। यानी कि जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया था, उनको अभी सितंबर के ला अक्टूबर के स्टार्ट में आके वीज़ा मिलना स्टार्ट हुए हैं। वीज़ा नंबर उसमें स्टेप्स होते हैं पोर्टल में, मेरे ख़्याल 6-7 होते हैं स्टेप। तो बाय द टाइम वो स्टेप्स आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। हो सकता है 1 से 4 तक जाने में कोई 4-5 महीने लग जाएँ, फिर 5 से 6 पर जाने के लिए 1-2 महीने और लग जाएँ। तो उसमें आपने फिर सब्र ही करना होता है, बाकी आपने अपनी जो है ना वो चीज़ें पूरी करनी होती हैं। ये बात है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। आपने बस यूनिवर्सिटी से राब्ते में रहना है, आपने एजुकेशनल मिनिस्ट्री से राब्ते में रहना है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड चाहिए तो आपने उनको बता देना है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं भेज देता हूँ। कोई चीज़ किसी किस्म का कोई मसला वगैरह हो तो वो आपने उनसे पूछ लेना है। मुसलसल राब्ते में रहना है आपने। अगर आपको कोई लग रहा है कि यार मैं अगर यतनबुर्ग में या कज़ान में या सैंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में अगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्प चाहिए, मैं पहली दफ़ा वहाँ पर जा रहा हूँ, तो अगर कोई पाकिस्तानी हो तो मुझे हेल्प कर सकता है, तो आप यूनिवर्सिटी को इवन के लिख सकते हो कि अच्छा यार कोई अगर पाकिस्तानी आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो प्लीज़ उसको मेरे साथ कनेक्ट करवा दें। यूनिवर्सिटी वो भी आपको करवा देगी, फैसिलिटेट करवा देगी। इस स्कॉलरशिप के अंदर 100% सब चीज़ें कवर हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ कमरे की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। स्टाइपेंड के हवाले से बात की जाए तो जब आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो लैंग्वेज कोर्स में थोड़ा बहुत स्टाइपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लैंग्वेज कोर्स का जो महीने का स्टाइपेंड था वो पाकिस्तानी को 6-7 हज़ार था सिर्फ़। और उसके अलावा जो है ना वो बाकी जब मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो फिर आपका स्टाइपेंड डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी और जो फैकल्टी है वो उसके हिसाब से बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मेरा स्टाइपेंड तकरीबन पाकिस्तानी 40-45 हज़ार है। इतने में आपका गुज़ारा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर काम करने के हवाले से भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि अगर आप क्लास ले रहे हैं आप, दैट्स फाइन, जहाँ मर्ज़ी फिर काम करें, कोई इश्यू नहीं है। काम के हवाले से यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के होते हैं कि किसी को वर्क वीज़ा चाहिए। यहाँ पर जब आप आते हैं, आप कम्युनिटी के साथ मिलते-जुलते, उठते-बैठते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको पता लग जाता है। काम वगैरह ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कोरियर वगैरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लोग जो है ना काम करते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो मॉस्को में ज़्यादा ज़्यादा सैलरीज़ हैं, तकरीबन पाकिस्तानी मेरे ख़्याल डेढ़ 2 लाख तो आराम से होगी, और यहाँ पर भी तकरीबन लाख तक मेरे छोटे-मोटे सिटीज़ में जो है ना वो मिल जाती है। काम करने के हवाले से सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि जब आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे ना, तो उसके अंदर आपने जो फॉर्म जिसकी मैंने बात बताई है, जिसमें वीज़ा नंबर का आपने और हॉस्टल का मेंशन करना, उसके अंदर ना इसका भी मेंशन आपने करना है कि मैंने पहले साल प्रिपरेटरी कोर्स में दाखिला लेना है, यानी कि लैंग्वेज कोर्स मैंने पहले साल करना है, उसके बाद दूसरे साल मैं अपना मेन प्रोग्राम में दाखिला लूँगा। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपके फिर 3 साल हो जाएँगे। पहले साल आप लैंग्वेज सीखोगे, 2 साल फिर जो है ना वो मास्टर वगैरह करोगे। अगर आपका इरादा नहीं है कि मैंने मास्टर करके वापस चले जाना है और मैंने सिर्फ लैंग्वेज कोर्स ही नहीं करना, तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आप कम से कम मेरे ख्याल में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। 2 साल भी तो रहना ही है ना आपने। चलो कोई बात नहीं, अगर पहले साल आपने लैंग्वेज सीख ली है तो आपका इरादा बन जाता है, शादी वगैरह यहाँ कर लेते हो या कोई जॉब वगैरह यहाँ मिल जाती है आपको, तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है, कि यार मैं कर ही लेता। तो